अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो मल्टीपल स्टेप पर जो था वो मुश्तमिल था। उसके टोटल 5 स्टेप थे जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 3 स्टेप्स जो हैं वो पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ना है कि जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनता है वो कैसे बनता है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सिलेक्शन ऑफ प्लाज्मिड यानी सिलेक्शन ऑफ वेक्टर की थी। उसके अंदर वह कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम किसी चीज को एज ए वेक्टर इस्तेमाल करते हैं और उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे इंसर्ट करवाते हैं। तो आज हमने पढ़ना रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो बनता कैसे है। तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जब किसी वेक्टर के अंदर डाल देते हैं तो अब वो जो डीएनए हमारे पास बन के सामने आता है वो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है। अब हम उसे रिकम्बिनेंट डीएनए इस वजह से बोलते हैं तो वो जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो दो मुख्तलिफ सोर्सेज से लिया हुआ डीएनए यानी वो दो मुख्तलिफ स्पीशीज से लिया हुआ डीएनए है। तो इसे हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के मेथड क्या है, उसकी फॉर्मेशन का मेथड क्या है, या आप दूसरे लफ्जों में कह लें रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाने का क्या मेथड है। आप सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, यानी आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने वाला डीएनए के अंदर जो जीन है आप पहले उसे अलहदा करते हैं, आइसोलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। चाहे आप वो डीएनए में से डायरेक्ट वो जीन ले लें, चाहे वो आप मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से आप कंप्लीमेंट्री डीएनए बनवा लें। तो दोनों मेथड से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हासिल करते हैं। अब आपके पास वेक्टर आपने सिलेक्ट कर लिया है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है या फिर बैक्टीरिया, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। ये जो मुख्तलिफ वेक्टर हैं वो आप अपने तजर्बे ही नौयत की बुनियाद पर सिलेक्ट करते हैं। अब आपने प्लाज्मिड ले लिया, प्लाज्मिड जो है आपने अब उसे कट करना है जहां पर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसके अंदर इंसर्ट करवाना है। इसके लिए आप है वेक्टर है ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, यानी प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस मौजूद होना चाहिए। वहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो वहां पर आते हैं, उसे क्लीव करते हैं यानी कट करते हैं वहां से रिस्ट्रिक्शन साइट से। अब आप थर्ड स्टेप पे जीन ऑफ इंटरेस्ट और फटा हुआ प्लाज्मिड यानी उस वेक्टर हो आप इसी मीडियम है अंदर प्लेस करते हैं, उस मीडियम हो आप इनक्यूबेट कर देते हैं, यानी आप उसे मुनासिब टेम्परेचर देते हैं जिसके ऊपर जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उस वेक्टर के साथ जुड़ जाए। तो थर्ड स्टेप आप इनक्यूबेट वेक्टर एंड जीन विद डीएनए लाइसेज। ये जो डीएनए लाइसेज एंजाइम है ये असल में उस वेक्टर हो और जीन ऑफ इंटरेस्ट हो आपस में जोड़ता है। तो इस तरह हमारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो फोर्थ स्टेप है मॉलिक्यूलर ग्लू यानी डीएनए लाइसेज एंजाइम हो इस्तेमाल करते हुए दो मुख्तलिफ स्पीशीज है डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर हो आपस में जोड़ना जो है वो आप मॉलिक्यूलर ग्लू यानी है डीएनए लाइसेज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो डीएनए लाइसेज एंजाइम है ये दरअसल जो है वो डीएनए है मॉलिक्यूल है दरमियान में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है। इससे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यही फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ है जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा अलहदा करता है। अब डीएनए लाइसेज जो है वो बिल्कुल उसके उलट काम करता है और ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जो है वो बना देता है। जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बन जाते हैं डीएनए दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं,
तो उसके बदले में हमें रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो हासिल होता है। अब हमने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, वो किसी खास प्रोडक्ट बनाने वाला जीन है। अब हमें उतनी देर वो प्रोडक्ट यानी वो प्रोटीन नहीं मिलती जितनी देर ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो किसी खास होस्ट सेल है अंदर ना इंसर्ट करवा दिया जाए। क्यों है जीन हो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए जो है वो जो मुख्तलिफ मटेरियल रिक्वायर्ड हैं, इंजाइम रिक्वायर्ड हैं, या फिर उसे जो भी मटेरियल चाहिए यानी मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड चाहिए मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए, या अमाइनो एसिड चाहिए, यानी जितनी भी मेटाबॉलिक मशीनरी है वो उसने किसी सेल में से लेनी है, होस्ट सेल में से लेनी है। प्लाज्मिड बाहर मीडियम में पड़ा हुआ कभी भी रेप्लिकेट पर है जो है वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो इसलिए फॉर डिजायर्ड प्रोडक्ट रिकम्बिनेंट डीएनए जो है उसे रिक्वायर्ड है एक्सप्रेशन सिस्टम। ये एक्सप्रेशन सिस्टम जो है वो सेल भी हो सकता है और वो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो नंबर 5th स्टेप जो है वो है एक्सप्रेशन सिस्टम, जिसके अंदर उस रिकम्बिनेंट डीएनए ने अपनी जो है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनानी है। तो वो सेल भी हो सकता है और वो एक मुकम्मल जानदार भी हो सकता है। अब होस्ट जो है उसकी सिलेक्शन करनी होती है, यानी एक्सप्रेशन सिस्टम ही सिलेक्शन करनी होती है। वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो होस्ट सेल या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म ही सिलेक्शन करते हैं। नंबर 1 जो है वो वेक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कुछ वेक्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, कुछ वेक्टर ऐसे हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो रेप्लिकेट करते हैं। तो हम वेक्टर ही नौइयत हो जांचते हुए होस्ट को सिलेक्ट करते हैं। नंबर 2 है जो हम होस्ट सिलेक्शन करते हैं उसका जो जनरेशन टाइम है वो जनरेशन टाइम शॉर्ट होना चाहिए। अब जनरेशन टाइम से क्या मुराद है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मुख्तलिफ टाइम पीरियड है अंदर जो है वो अपनी नई नस्ल बनाता है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट में डिवाइड होकर बाइनरी फिशन के जरिए से नई नस्ल पैदा कर देता है। अब आप कोई ऐसा जानदार ले लें, ऐसा होस्ट ले लें जो महीने बाद अपना नया ऑर्गेनिज्म पैदा करे, नया जानदार वो महीने बाद पैदा करे या 6 माह बाद पैदा करे, तो इसका मतलब है एक दफा जब जानदार डिवाइड होता है तो उसमें 1 या 2 दफा जो है वो आपका प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट होता है। तो इसका मतलब है आप ही ना तो वो डिजायर्ड जीन इतनी दफा रेप्लिकेट हुआ, ना आप ही डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में बने ही। तो आप ऐसा होस्ट लें जो जल्दी से जल्दी डिवाइड करे ताकि अंदर रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड भी जो है वो मल्टीप्लाई करे, और जितनी दफा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होता है उतनी दफा वो जो है वो डिजायर्ड जीन मल्टीप्लाई होता है और आप ही डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पर उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो सिंपल होना चाहिए, यानी वो इतना कॉम्प्लेक्स सेल नहीं होना चाहिए है आपको बाद में अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई और प्योरीफाई करने में मसला हो। तो आप जो है वो सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर हो अपनाएं, यानी आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को जो है वो एज ए होस्ट सेल जो है वो सिलेक्शन ही तरफ जाएं। दूसरे नंबर पर जो है वो उसका जेनेटिक मेकअप भी जो है वो होस्ट का जो है जीनोटाइप वो भी सिंपल होनी चाहिए। उसकी अपनी जीनोटाइप ना कॉम्प्लेक्स हो है, आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बाद में उसके जीनोटाइप में से उसका जो जीनोम है उसमें से फाइंड करने में आपको मसला आए। तो ये चंद प्रॉपर्टीज हैं, इनको जांचते हुए आप एक एक्सप्रेशन सिस्टम या फिर आप एक होस्ट ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो ज्यादातर लेते हैं होस्ट सेल वो बैक्टीरिया होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट के बाद जो है वो डिवाइड होकर नई नस्ल पैदा कर देता है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड की तादाद भी ज्यादा हो जाती है।
फिर हमें मसला आता है कि हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए भी मौजूद है, यानी रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड भी मौजूद है, होस्ट सेल भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हो 18 हमने उसे इंसर्ट करवाना है होस्ट सेल के अंदर। तो अब बाहर सेल मेम्ब्रेन है, तो हम जो होस्ट सेल होता है उसे सबसे पहले ट्रीट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड साल्ट से। ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये उसके मेम्ब्रेन को मोर परमिएबल बना देता है, उसके जो पोर साइज है उसे बढ़ा देता है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पोरस हो जाती है, तो हम जो है वो इजीली जो है वो उस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हो होस्ट सेल है अंदर जो है वो इंसर्ट करवा देते हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है, आप जो है पहले जब आप इंसर्ट करवा लेते हैं तो फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो बैक्टीरिया हमने होस्ट सेल लिया है या उस बैक्टीरियल कॉलोनी है अंदर मौजूद तमाम बैक्टीरिया है अंदर जो है वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो अब ये आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो आपने जिस बैक्टीरियल कॉलोनी है अंदर इंसर्ट किया है, जिस बैक्टीरियल कॉलोनी हो कैल्शियम क्लोराइड ही मदद से पोरस बनाया और उसके अंदर अपना रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो इंसर्ट करवाया है। यहाँ पर प्लाज्मिड है अंदर जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मौजूद होती हैं। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो आप उसे वहां पर एंटीबायोटिक डालें तो वो तमाम जो है बैक्टीरिया जिन्हें अंदर प्लाज्मिड है अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मौजूद हैं वो बच जाए हैं, बाकी तमाम बैक्टीरिया जो है वो मर जाए हैं। आपने जब प्लाज्मिड ही सिलेक्शन की थी तो उस टाइम आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम उस वेक्टर को तरजीह देते हैं जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। वो इसीलिए देते हैं कि जब हमने बाद में यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि हमने जब अपना रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड डाल दिया है तो वही बैक्टीरिया सरवाइव करें जो उस खास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रखते हो। अदरवाइज तो सारे बैक्टीरिया सरवाइव कर जाए, हमें नहीं पता चलेगा किस बैक्टीरिया है अंदर हमारा डिजायर्ड प्लाज्मिड जो है वो मौजूद है। तो फिर हम मेक श्योर करते हैं एंटीबायोटिक जो है वो ऐड हर है ताकि हर बैक्टीरिया है अंदर एट लीस्ट 1 रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो मौजूद हो, और हम ये आइडेंटिफाई करते हैं बाय एडिंग एंटीबायोटिक। जब बैक्टीरिया है अंदर इंसर्ट करवा देते हैं, बैक्टीरिया अपना मेटाबॉलिज्म रन करता है तो उसके अंदर जो है वो प्लाज्मिड भी डिवाइड होता है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड होता है। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड होगा तो उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा। जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो फिर उस मैसेंजर आरएनए ही ट्रांसलेशन से वो प्रोटीन बने ही जो हमें चाहिए। उसके बाद फिर हम उस बैक्टीरिया को एनालाइज करें हैं, एनालाइज करने के बाद ठीक है वो बैक्टीरिया जिन्हें अंदर प्लाज्मिड मौजूद है उन्हें एनालाइज करें हैं, उन्हें हम मेटाबॉलिज्म चलने दें हैं। उसके बाद फिर हम उन बैक्टीरिया को प्योरीफाई करें हैं, क्योंकि वही बैक्टीरिया हम ले हैं जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्योरीफाई करने के बाद उन्हें एनालाइज करें हैं और एनालाइज करें अपनी जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसे वहां से जो है वो एक्सट्रैक्ट करें हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम उसकी जो है वो मेडिसिन बना के उसको हम बोतलों में जो है वो पैक कर जो है वो मार्केट में भेज दिया जाता है, और वो फिर उस डिजायर्ड प्रोटीन को हम जो है वो एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन एक प्रोटीन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं तो इंसुलिन कैसे बनाई जाती है। असल में वो भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है। फिर हम उस इंसुलिन को जो है वो डायबिटिक पेशेंट है अंदर इंसर्ट करवा के हम डायबिटीज का जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं एक दफ़ा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिले हैं। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।